नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत दौरे पर होंगे रवाना। शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। 43 साल बाद हो रहा है किसी भारतीय पीएम का दौरा। केंद्र सरकार का कोपरा किसानों को तोहफा। बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने मिलिंग और बॉल कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा। गृह मंत्री अमित शाह आज अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की करेंगे अध्यक्षता। बैंकरों के साथ भी करेंगे बैठक। और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है प्रथम विश्व ध्यान दिवस। आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव है थीम। और आइए समाचार की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत दौरे के लिए रवाना होंगे। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत का ये दौरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 2 दिन की कुवैत यात्रा पर होंगे। उनकी यह यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली कुवैत यात्रा है। दोनों देशों के बीच बेहतरीन राजनीतिक संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शुमार है। कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। भारत में कुवैत द्वारा निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। कुवैत भारत का 4था सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता भी है। This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत और कुवैत के संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। The Prime Minister will also interact with the Indian diaspora at a community event and also visit a labor camp. प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में काफी उत्साह है। बहुत ही उत्साहित है लोग। इतने सालों के बाद एक इतना इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है। एंड एज आई हैव सेड इन अदर प्लेसेस एज वेल, ही इज लाइक अ रॉक स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। सारे लोगों में बहुत सारी उत्साह है और प्रेरित है। उनकी जब प्रशंसा में लोग थक नहीं रहे अभी फिलहाल। एंड लाइक जैसे कुवैती, नॉट जस्ट इंडियंस बट कुवैती में भी इतनी उत्साह है कि लाइक उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। कुवैत के और हमारे भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से वो जो संबंध है वो डेवलप हो जाएंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वहीं भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और कुवैत के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। वहीं यहां रह रहे भारतीय समुदाय में भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज के लिए।
और कुवैत में सबसे ज्यादा संख्या में रहने वाले प्रवासी भारत से हैं। इनमें कई प्रवासी यहां दशकों से रह रहे हैं। पीएम मोदी आज से कुवैत के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर यहां रह रहे भारतीय प्रवासियों में काफी उत्साह है। यहां रह रहे भारतीय उद्यमी भी यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध उद्यमी भारतीय प्रवासियों से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की यात्रा पर आ रहे हैं और कुवैत में सबसे बड़ा जो प्रवासी समुदाय है वो भारतीयों का है। उन्हीं भारतीयों में से कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ हैं और ये लोग यहाँ पर कुवैत में कई लोग बिजनेस करते हैं, कई लोग यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैडम, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा उत्साह है? बहुत ही उत्साहित है लोग। इतने सालों के बाद एक इतना इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है। एंड एज I've said in other places as well, he's like a rock star in the world of politics. तो यहाँ पर उनका आना हमारे लिए पर्सनली फॉर द इंडियन नेशनल्स जो 10 लाख से भी ज़्यादा है, उनके लिए भी बहुत ही बड़ी चीज़ है और कुवैतियों के लिए भी है कि इतनी बड़ी लेवल पे दैट ही इज़ डिसाइडेड टू कम हियर एट लास्ट। ये तो बड़ी लॉन्ग अवेटेड सी, बड़े अरसों से वेट कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुवैत में आए। और हम तो हमेशा कोई भी आता था तो हम रिक्वेस्ट करते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इधर आना चाहिए, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई लीडर अब आज तक इंडिया के अंदर तो नहीं पैदा भी नहीं हुआ अभी तक। इनकी यात्रा से बहुत फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही हमारे ताल्लुकात जो हैं कुवैत इंडिया के रिलेशंस तो बहुत ही अच्छे हैं, सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है। और बिजनेस वाइज भी हम लोग पहले कितना, अभी तो $12 बिलियन का इनका ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। सो और जो लोग भी हैं, कुवैती लोग भी हैं, वो लोग भी बहुत लाइक करते हैं इंडियंस को। सारे लोगों में बहुत सारी उत्साह है और प्रेरित है। उनकी जब प्रशंसा में लोग थक नहीं रहे अभी फ़िलहाल। एंड लाइक जैसे कुवैती, नॉट जस्ट इंडियंस बट कुवैती में भी इतनी उत्साह है कि लेकिन उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से भारत का उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से कुवैत में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि प्रधानमंत्री जी सारे गल्फ देशों में जा चुके हैं। सिर्फ हमारे यहाँ कुवैत नहीं आए थे, तो हम ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ की प्रेफर्ड कम्युनिटी हैं। भारतीय लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। कुवैती शायद 1.5 मिलियन 2 मिलियन होंगे और हम 1 मिलियन से ऊपर ज़्यादा लोग हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि 5 या 6 दिसंबर को जब ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ, तब से लेके हर कॉर्नर, हर एसोसिएशन, पार्टनर्स, जो जगह हैं, सबसे लोग पूछ रहे हैं कि कब आएंगे, क्या मैं उनको मिल सकता हूँ। कुवैत के और हमारे भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से वो जो संबंध है वो डेवलप हो जाएंगे। तो देखा आपने कितना उत्साह यहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके अंदर हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी एक भारतीय समुदाय के जो सभा है उसको भी संबोधित करेंगे और ये लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज़ के लिए। मोदी 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 मोदी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी मोदी, वंदे मातरम। इधर दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में धक्का मुक्की के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को कल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि संसद में धक्का मुक्की मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में FIR दर्ज की थी और अब क्राइम ब्रांच को केस सौंपे जाने के बाद कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर इंडी गठबंधन और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए थे। सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो आकर उनके ऊपर गिरे। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई थी। दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने,
धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी थी। हालांकि पुलिस ने धारा 109 हत्या की कोशिश हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में बीएनएस की धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य, 131 आपराधिक बल प्रयोग, 351 आपराधिक धमकी और 35 सामान्य इरादे के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बदसलूकी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। संसद भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भाजपा सांसद के साथ धक्का मुक्की किए जाने के बाद भाजपा जहां कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं राहुल गांधी के इस कुकृत्य से आम लोगों में भी घोर नाराजगी है। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने लोगों से की खास बातचीत, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी टाइम लगेगा राहुल गांधी को ये छोटी छोटी संस्कार मान मर्यादा सीखने के लिए, क्योंकि अभी अपोजिशन पार्टी लीडर बन गया। और दूसरा क्या है कि नेता होना एक अलग चीज है और अपोजिशन पार्टी पद में रहना अलग चीज है। बहुत जिम्मेदारी लेना पड़ता है, बहुत मैच्योरिटी होना है। एक बड़ा पद में, मैच्योरिटी पद में बैठने के बाद आप मैच्योरिटी से बिहेव करना पड़ता है, मैच्योरिटी से बात करना पड़ता है। आई थिंक वो मैच्योरिटी लेवल्स अभी उनको नहीं है, इसीलिए पीपल कॉल्स हिम पप्पू एंड अमूल बेबी। जो 2 एमपीज को गिराया है और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो एक्चुअली वो गलत है। जो ऑपोजिशन लीडर है तो कुछ भी हो जाए फिर भी थोड़ा ना सबका ख्याल रखना पड़ता है। सब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होता है तो उसमें तो जिम्मेदारी होता है इन लोगों का। जो ऐसे कुछ किया है, 2 एमपीज को गिराया है, इन लोगों का जिम्मेदारी होता है। और जो थाने में ऐसे एफआईआर फाइल हुआ है उसका एक्शन भी लेना पड़ेगा। अभी पार्लियामेंट है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं अपनी बात रखने, हर मुद्दे पे बहुत अच्छी डिस्कशन वहाँ पे की जाती है। तो वहाँ पे जो भी चीजें चल रही हैं, टॉपिक चल रही है, उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कि सबको एक डिसिप्लिन वे में लोग बात करें, या मतलब एक चीजें रेगुलेट हो तो ये ज्यादा बेटर होगा। डिसिप्लिन कहीं पे लैक हो रहा है जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जैसे धक्का मुक्की हुई, सो उसके बीच में एक डेकोरम होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर अगर दे आर होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ ऑफिसर्स विच आर ऑफ एमएलएज एंड एमपीज, राइट। अब वो हैं पार्लियामेंट में 2 एमपीज हैं, तो उस चीज को अगर आप लेते हैं तो उनके बीच में एक डेकोरम होना चाहिए। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में हुए कामकाज को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 20 और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें हुई। लोकसभा में 5 बिल रखे गए, जिनमें से 4 पारित हुए, वहीं राज्यसभा में 4 बिल लाए गए। रिजिजू ने कहा कि कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा में 54.5%, जबकि राज्यसभा में करीब 40% काम हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान लगातार विपक्ष द्वारा गतिरोध उत्पन्न करने की वजह से संसद की उत्पादकता कम हुई है। इस बार कुल मिलाकर के 20 सिटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सिटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं, 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए, 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई। शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है, वो काफी कम हुआ है।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने 2025 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। मिलिंग कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल की गई। वहीं बॉल कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। उच्च एमएसपी नारियल उत्पादकों के लिए न केवल बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगी, साथ ही नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों को कोपरा उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जो कोपरा विशेषकर जो साउथ में चारों स्टेट्स में, पांचों स्टेट्स में होता है, उसके लिए 2025 की प्राइस पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड, हैज बीन अप्रूव्ड टुडे। कोपरा अपने देश में कर्नाटक में हाईएस्ट शेयर ऑफ प्रोडक्शन है 32%, तमिलनाडु में 25% और केरल में 25%, एपी में 7.7%। आज जो अप्रूवल हुआ है वो मिलिंग कोपरा जो ऑयल के लिए उपयोग में आता है वो 11,582 रुपीज पर क्विंटल और बॉल कोपरा 12,100 पर क्विंटल। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 855 करोड़ है और 2024 की कंपैरिजन में मिलिंग कोपरा का एमएसपी 422 रुपीज ज्यादा है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा वह वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, डिजिटल समावेशन आदि की समीक्षा के लिए बैंकरों के साथ भी एक बैठक करेंगे। गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री कल ब्रह्मापारा में ब्रू रियांग शिविरों का भी दौरा करेंगे और धलाई जिले के मसुराई पारा में एक जनसभा करेंगे। जुलाई 2018 में ब्रू बस्ती समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ये पहली बार है जब केंद्रीय गृह मंत्री जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए इन शिविरों का दौरा करेंगे। बात जीएसटी काउंसिल की बैठक की करते हैं। जी हां, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज जैसलमेर में होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर पहुंच चुकी हैं। कल वित्त मंत्री ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक भी की। आज 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान विभिन्न सत्र होंगे। मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना, दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय, जीएसटी कर स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इधर अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही मुहिम में अब और तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के मामले में अब एमसीडी की एंट्री हो गई है। एमसीडी की ओर से दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। एमसीडी के शिक्षा विभाग की ओर से नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन भी कराया जाएगा। इसके साथ ही एमसीडी ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश जारी किया है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। शिक्षा विभाग के साथ ही एमसीडी का स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में हाल ही में जारी हुए नए और पुराने जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेगा। एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करेंगे। इधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 8 लाख रुपए के इनाम वाले 2 खूंखार माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि माओवादियों ने गढ़चिरौली में पुलिस के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। माओवादियों की पहचान महाराष्ट्र निवासी 55 वर्षीय रामसू दुर्गु पोयम उर्फ नरसिंह और छत्तीसगढ़ के 25 वर्षीय रमेश शामू कुंजाम उर्फ गोविंद के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक पोयम एक एरिया कमेटी का सदस्य था, जबकि कुंजम दलम सदस्य के रूप में काम करता था और दोनों ही हत्या, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, डकैती आदि जैसे कई जघन्य अपराधों में शामिल थे।
गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद दोनों केंद्र और राज्य सरकारों से 4.5 लाख रुपए के साथ साथ सभी पुनर्वास लाभों के हकदार होंगे। महाराष्ट्र में 2024 में 20 वांछित माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं सरकार की नीति लागू होने के बाद 2005 से अब तक कुल 680 उग्रवादियों ने घर वापसी के माध्यम से सामाजिक मुख्यधारा में आए हैं। इधर पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का तापमान गिर गया है। कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों और नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे की चादर छाई हुई है। उत्तर भारत के अन्य हिस्से भी कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में 24 दिसंबर तक शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इधर राजधानी दिल्ली की आबोहवा की हालत बहुत ही गंभीर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल पिछले कुछ दिनों से सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। अगर आज सुबह के AQI लेवल की बात की जाए तो नेहरू नगर का AQI स्तर 436, रोहिणी का AQI 427, सिरीफोर्ट इलाके का AQI 426, वजीरपुर का 426, अशोक विहार का 424, RK पुरम का 424, विवेक विहार का 420, द्वारका सेक्टर का 419, आनंद विहार का 418, ओखला फेज 2 इलाके का 417, पूसा का 415, पटपड़गंज का 415, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का 412 और मथुरा रोड का AQI 406 स्तर पर है। वायु गुणवत्ता में गिरावट कई गंभीर परेशानियों की ओर संकेत करता है। यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों के साथ ही सांस और हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए काफी नुकसानदायक होती है। और दुनिया भर में आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन का प्रमुख योगदान रहा। इस ऐतिहासिक सत्र में महासभा के अध्यक्ष फेलेमोन यांग, अवर महासचिव अतुल खरे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों समेत कुल 600 लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य भाषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने अपने स्वागत भाषण में व्यक्तिगत पूर्णता और आंतरिक शांति के साधन के रूप में ध्यान की प्राचीन भारतीय पद्धति के महत्व को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने के लिए ये प्रस्ताव 6 दिसंबर 2024 को पारित किया था। और साइबर अपराधी ठगी के तरीकों में हर रोज नए नए बदलाव कर लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से लोगों को जाल में फंसाकर ठगी कर रहे हैं। बहुत शातिर होते हैं ये साइबर अपराधी। आपके सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं ये उससे अधिक देखते हैं और आपकी जानकारी चुरा लेते हैं। तकनीक के इस्तेमाल के प्रति बेपरवाह लोग ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी ठगों के झांसे में आकर अपनी मोटी कमाई गंवा रहे हैं। कोई आपको ऑनलाइन कुछ भी कह रहा है कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया है, आपका बेटे का दोस्त अरेस्ट हो गया है, उसने फलाना फलाना क्राइम में आपके बेटे का भी नाम लिया है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि एआई का यूज करते हुए आपके बेटे की आवाज में उधर से फोन आता है कि मम्मी या पापा मुझे जो है फलाना पुलिस स्टेशन में बैठा लिया गया है और मैं, तो आप घबरा जाते हैं। तो अब पेशेंस रखिए। भारतीय कानून ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपनी सफाई देने का या अपने को अगर आप बेगुनाह है तो उसको बेगुनाही को प्रूव करने का मौका नहीं देगी। कोई भी इस तरीके का फोन आता है, सबसे पहला काम करिए कि अगर कुछ ऐसा फोन है, अगर आपको थाने से ही फोन जा रहा है तो अगर आपने एक बार फोन कट किया और उसको वेरीफाई कर लिया तो उसमें कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं।
हैरानी करने वाली बात यह है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट से ही विभिन्न तरह के फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है साइबर अपराधियों के द्वारा। वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और रिमोट कंट्रोल ऐप फ्रॉड जैसे तमाम ठगी के तरीकों से सेफ रखने के लिए डीडी न्यूज़ के साप्ताहिक कार्यक्रम साइबर अलर्ट में आज रात हम उठा रहे हैं यही मुद्दा कि सोशल मीडिया पर आप अपनी जानकारी साइबर अपराधियों से कैसे रख सकते हैं सुरक्षित और कैसे बने एक स्मार्ट साइबर सिटीजन। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे कैसे सोशल मीडिया से आपकी जानकारी चुरा रहे हैं ये साइबर अपराधी। मेरे फादर को कॉल जाती है मेरी फैमिली में कि आपका बेटा उत्तराखंड के किसी होटल में गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। मुझे एक अनजान मोबाइल नंबर से फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय मेरे मित्र के रूप में दिया। मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर इस विषय में पूछा तो मुझे फ्रॉड कॉल का पता चला। AI का यूज़ करते हुए आपके बेटे की आवाज़ में उधर से फ़ोन आता है कि मम्मी या पापा मुझे फलाना पुलिस स्टेशन में बैठा लिया गया। और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।